हेलो एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम एसएपी को स्टार्ट करेंगे। एसएपी के जो मॉड्यूल्स हैं जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट और एचसीएम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट ये शामिल होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एसएपी के वो कौन कौन सी बेसिक पैरामीटर सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो तमाम मॉड्यूल्स के लिए कंपलसरी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सरफेरिस्त है आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, आप किसी भी कंपनी में जब आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो तो आप वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, भाई कंपनी देखते हैं कंपनी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस सेक्टर है, कौन से सेक्टर की है। और जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आपका ये काम होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को एक बार अच्छी तरह से स्टडी कर लें। और एक चीज़ मुझे आप जरा कंफर्म कर दें कि कोई ऐसा बैंक है जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो। आई थिंक कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो। तो इसी तरीके से एसएपी का जो सर्वर है, जो एसएपी जिस भी कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट करती है तो उस कंपनी को अपने एक यूनिक कोड प्रोवाइड करती है। ओके, और वो कंपनी एसएपी के लिए क्लाइंट बनता है। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे और उन टर्म्स की लॉजिक आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइंट की जब हम बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो या ऑलरेडी एसएपी इम्प्लीमेंट हो चुका हो उसको आपने अपग्रेड करना है। जैसे कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं पाकिस्तान में और अब्रॉड में जहाँ पे एसएपी ईसीसी इम्प्लीमेंट हो चुका है काफ़ी सालों से, और वो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एसएपी ईसीसी को एस/4HANA में माइग्रेट करना चाह रही हैं। ओके, अच्छा, उसके अलावा ऐसा है कि जहाँ कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एसएपी एस/4HANA ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो आप वहाँ पे जब जाते हैं तो आप वहाँ पे अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ टर्म्स हम करेंगे। प्रोफेशनल लाइसेंस क्या होता है, यूजर लाइसेंस क्या होता है। तो प्रोफेशनल लाइसेंस ये होता है कि जिसमें आपके पास एक मास्टर कॉन्फ़िगरेशन लाइसेंस आता है जिसके मुताबिक आप कंप्लीट ऐसे जो सर्वर एसएपी का जो सर्वर है उसकी जो फ्रंट एंड और बैक एंड की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब ये आपके सामने एक एसएपी का एक यूज़र इंटरफेस आ रहा है और इसको हम कहते हैं इजी एक्सेस, जिसमें आप इसको आप आम तौर पे यूज़र फ्रंट एंड यूज़र पे कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट आपके पास सेगमेंट्स हैं, फिर मॉड्यूल्स हैं, फिर मॉड्यूल्स के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं। उन तमाम सब डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बैक एंड के ऊपर पहले उनका जो इन तमाम कंपोनेंट्स की ट्रांजैक्शन का जो बेसिक डाटा है वो बैक एंड के ऊपर कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, बैक एंड पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, और ये आपका बैक एंड है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन फेज। तो प्रोफेशनल लाइसेंस में क्या होता है कि हम तमाम कंपनी के जो बेसिक डाटा है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और उसके बाद जो फ्रंट एंड के जो ट्रांजैक्शंस है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो फ्रंट एंड के जो ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन डिपार्टमेंट्स में जो एससीपी को हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, सॉरी, उन डिपार्टमेंट्स को हम एससीपी के एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स वो एक्सेस डिपार्टमेंट्स के लिए यूजर लेवल या लिमिटेड लाइसेंस कहलाते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हुआ आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो इसमें आपने ये देखने के कंपनी के जो बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको पहले नोट डाउन करते हैं, फिर उसके मुताबिक अपना जो रोड मैप है एससीपी को इम्प्लीमेंट करने का जो रोड मैप है आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बकायदा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें कुछ आपके सामने कुछ ये ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एसएच कमांड, और यहाँ पे हमने फिर एक कहते हैं एसपीआरओ। एसपीआरओ ये जो मैंने यहाँ पे कोड यूज़ किया हुआ है इसको हम कहते हैं टी कोड या ट्रांजेक्शन कोड हम कहते हैं।
तो ट्रांजैक्शन कोड जो है ये बाकायदा आपको आपकी जो डिज़ायर एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए आम तौर पे हम टी कोड्स यूज़ करते हैं ताकि जो आपकी डिज़ायर एक्टिविटी वो ओपन हो जाए डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास आ रहा है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में आपके पास एम में आपके पास आ जाता है परचेजिंग। परचेजिंग में आपके पास परचेज ऑर्डर भी है, परचेज रिक्विजिशन, ये टी कोड से। ओके, इफ यू वांट टू क्रिएट परचेज रिक्विजिशन यू जस्ट मेंशन MM51N, सॉरी ME51N, एंटर। तो आपके पास जो डिजायर जो परफॉर्मर है वो ओपन हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कोड, ठीक हो। ओके, लेट्स से कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं जहाँ पे आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो, तो आपने पहले उस कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उसको अपने सिस्टम में अपडेट करते हैं, राइट। तो उस सिस्टम को, उस इंफॉर्मेशन को आपने जहाँ पे अपडेट करना होते हैं उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एक बेसिक आपका एक बेसिक पैरामीटर होता है जिसमें आपने कंपनी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। ओके, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डेफिनेशन एंड असाइनमेंट। डेफिनेशन में हम हर चीज़, इसकी जो कंपनी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो इसकी डिपार्टमेंट्स को हम डिफाइन करेंगे, और असाइनमेंट के अंदर हम तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में सर्विक्सल इंटरलिंक कर देंगे। आई वांट टू शो वन थिंग सो यू कैन गेट सम आइडिया। आप लोगों ने ईआरपी सिस्टम का कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो ईआरपी सिस्टम में क्या होता है, लुक एट दिस। अब ये देखें, ये आपके सामने एक सर्वर सिस्टम है और ये डिपार्टमेंट्स है। अब तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं अपना डेटा किसके साथ शेयर करें, सर्वर सिस्टम के साथ। ये डबल हेडेड एरोस देख लें। डबल हेडेड एरोस का मतलब ये हुआ कि सेल्स डिपार्टमेंट अगर अपना डेटा सर्वर को देगा और उस सर्वर से जो डेटा कलेक्ट करेगा, तो उस कलेक्टेड डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, जिसकी बिना पे सेल्स डिपार्टमेंट जो है अपनी ट्रांजैक्शन को बेटर और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट कंपनी को अप्रोच करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को, और सेल्स डिपार्टमेंट से कहते हैं कि मुझे 1 लाख प्रोडक्ट्स, 1 लाख यूनिट्स चाहिए। तो सेल्स डिपार्टमेंट अपने सर्वर सिस्टम से डेटा कलेक्ट करेगा कि भाई अभी हमारे पास कितना फिनिश गुड मौजूद है, कितना हमें कितना हमारा स्टॉक में मौजूद है, कितना हमारा इन प्रोसेस है, और हम कितने टाइम में अपने कस्टमर का जो ऑर्डर है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट अपनी ट्रांजेक्शन को इफेक्टिवली तभी एग्जीक्यूट कर पाएगा जब उसके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स अपना जो डेटा है वो सर्वर सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे थ्रू असाइनमेंट, जो जिसको हम कहते हैं इंटरलिंक। क्लियर। अब यहाँ पे हर डिपार्टमेंट जो है उसका लिंक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना होगी, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। अच्छा, अब रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वेंडर से। वेंडर का लिंक कहाँ से, किसके साथ होता है, परचेज डिपार्टमेंट के साथ। ओके, तो आप ये देखें कि परचेज डिपार्टमेंट जो है वो स्टोर के कहने के मुताबिक रॉ मटेरियल परचेज करेगा। स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन को उसने रॉ मटेरियल सप्लाईज करनी है। जब प्रोडक्शन होती है तो हमें क्या चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। तो मैन पावर जो है वो भी कंपनी के जो ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तमाम ट्रांजैक्शन जो है ये कंपनी की सेल्स पे डिपेंड करती है। देखें, अच्छा स्टूडेंट्स, ये कि मैं जब भी आपसे कोई भी क्विज करूँ तो आप काइंडली इसको नोट करें, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप मुझे उसका आंसर भी दिया करें। अगर आपको आंसर नहीं मालूम तो मुझसे आंसर पूछ लिया करें। ओके, तो मुझे ये बताएं, क्या कंपनी में अगर सेल्स वॉल्यूम ना हो, या सेल्स की डिमांड ना हो, या सेल्स ऑर्डर ना हो, तो क्या तमाम डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, यस और नो? ये आपने मुझे प्लीज इसका आंसर देना है। तो आई थिंक सो कि इसका आंसर नो है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो कंपनी की सेल्स की वॉल्यूम के बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ओके,
आप फॉर एग्जांपल के प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ये तो नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी के मुताबिक वो चाहे तो मतलब कि यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनी के स्टैंडर्ड, कंपनी के सेल्स वॉल्यूम के मुताबिक तमाम डिपार्टमेंट जो है अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो हमें जो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, तो ये देखें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेशन के अंदर कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन और तमाम डिपार्टमेंट्स को हमें पहले डिफाइन करना होगा, जस्ट लाइक दिस। और फिर ये सर्विस सिस्टम के साथ हम उसको इंटरलिंक कर देंगे। ओके, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके बाद डेफिनेशन के बाद आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफाइंड कंपनीज। अच्छा, ये एरर आता है इस तरह का, तो आपने क्या काम करना है, इसको नो पे क्लिक करें और यहाँ पे आ जाए /n SM12। ओके, तो ये टी कोड है SM12 और इसमें आप जो है यूजर आईडी को डिलीट कर दो, क्लिक ऑन सर्च और ये दो आपके पास लॉग आईडीज हैं, इनको आप सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट ऑल कर दें और जितने भी हैं सेलेक्ट ऑल कर दें और यहाँ पे डिलीट कर दें, तो आपके जितने भी वो जो लॉग आईडीज हैं वो डिलीट हो जाएंगी। इसको भी डिलीट कर दो आप। सो वी हैव टू डिफाइन कंपनी। अब कंपनी में देखने के आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में एससीपी को इम्प्लीमेंट करें उस कंपनी का क्या नाम है, तो उसको हम कहते हैं CB01। अब CB के क्रिस्टल बेवरेजेस, बेवरेजेस में लेता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होंगी इंशाल्लाह। स्ट्रीट, अच्छा आमतौर पे हाउस नंबर 1, स्ट्रीट ब्लॉक A, स्ट्रीट 2, PO बॉक्स 45,000, पोस्टल कोड 4500, सॉरी पोस्टल कोड 5 डिजिट्स का होता है और PO बॉक्स आपका हमेशा इसमें आप देते हैं 4 डिजिट्स, 4500 4 डिजिट्स का। आप इसमें देखें रावलपिंडी, कंट्री PK, लैंग्वेज EN, करेंसी PKR, एंटर एंड यहाँ से आप इसको सेव कर दो, ऑपरेटर सेव हो जाएगा। कम बैक, ये नीचे जो स्टेप है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पेज है डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया बेसिक डिफाइन ये करता है कि आपकी जो करेंसी है सेल्स की, वो किस में आपने जो आपकी जो सेल्स है वो आपने किस करेंसी में परफॉर्म करनी है। इन्वेंट्री CCAC, अब ये CCAC कहाँ से आ गया, ठीक है, दिस फर्स्ट जो C है वो उसका है क्रेडिट, ये कंट्रोल का C लिया और ए का एरिया का A लिया। ओके, और जो ये C है ये आपकी जो कंपनी कोड है CB01, उसका मैंने फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया ताकि मेरे लिए आसानी हो, आपके लिए भी आसानी हो। PKR, एंटर एंड सेव। आप अपनी कंपनी बनाएं, आप कोई भी कंपनी बना लें, बल्कि मैं तो ये कमेंट करूँगा कि आपका जो भी नाम है आप उस नाम के मुताबिक अपनी कंपनी बनाएं। ओके, जैसे कि अहमद CCAA और बिलाल CCAB और इसी तरह से दानियाल CCAD, तो जो भी आपके नाम होंगे आप उसके नाम के मुताबिक अपनी कंपनी कोड को क्रिएट कीजिएगा। उससे ये होगा कि बाज़ का आपकी कंपनी में कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ एरर्स आएंगे, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि भाई आपके नाम के मुताबिक आपकी जो कंपनी है उसको मैं इजीली ट्रेस आउट करके तो जो भी एरर्स होंगे उसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, CB0, सॉरी CB01, कहीं पे आपने 4 डिजिट्स का कोड मेंटेन करने, कहीं पे 5 डिजिट का कोड मेंटेन करने, इसी तरह से आप जो है कोड को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, क्लिक ऑन कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, तो सॉरी इसमें ये एडिट कंपनी कोड डेटा, क्लिक ऑन दिस वन, ये फिर आ गया।
और execute, select all and delete। अच्छा, वन थिंग, ये जो फ्रेश अकाउंटिंग है उसके लिए भी ये सेटिंग जो है वो कंपलसरी है। ये कौन एडिट कंपनी को डेटा, न्यू एंट्री CB01 क्रिस्टल बेवरेजेस पिंडी कंट्री पीके एनसी पीके लैंग्वेज ये एंटर सेव। एक नया परफॉर्म होगा जब भी आपका एड्रेस आएगा तो आपने इसको फिलअप करना है, कंपनी और क्रिस्टल बेवरेजेस, सर्च टर्म मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाउस नंबर, प्लॉट नंबर जो भी है, हाउस नंबर 1 स्ट्रीट 2, पोस्टल कोड 45,000, सिटी रावलपिंडी, पीके, पे बॉक्स 45 5400 5500 55,000 और 051 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से आप इसको एंटर सेव कर। इनिशियल जो लेक्चर्स होंगे वो काफ़ी इजी होंगे। आपने जस्ट कंपनी के इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, क्रिएट करना है, फिर डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, फिर जो यहाँ पे बेसिक फंक्शन से जो पैरामीटर्स इसको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपके जो कंसर्न मॉड्यूल्स हैं इसकी जो ऑफिशियल कॉन्फ़िगरेशन वो स्टार्ट की जाएगी। हम बैक डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया से मुराद ये होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी नेचर क्या है। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप एस को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या ट्रेडिंग सेक्टर है, क्या सेक्टर है। ओके, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस एरिया, BACB CB01। और मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के मुताबिक कुछ बेसिक पैरामीटर्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है और सर्विस या ट्रेडिंग के लिए प्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसी तरीके से बेसिक पैरामीटर्स हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, वो कंपनी की नेचर के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो यहाँ पे इसकी जो बिजनेस एरिया को डिफाइन करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फंक्शनल एरिया बिजनेस एरिया ऑलमोस्ट सेम, सो इसको हम स्किप कर देंगे। कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया में ये होता है कि आपके अगर डिफरेंट बिजनेस हैं, फॉर एग्जांपल कि आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपको डिफरेंट बिजनेस एरिया को मेंटेन करना होगा। उसको भी आप स्किप कर दें। नेक्स्ट है आपका FM एरिया। FM एरिया मीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। आपका जो फाइनेंस होगा वो आपने किस करेंसी में इसको मेंटेन करना है। FMAC CB01, इसको हम करते हैं PKR। आपके जो फाइनेंस होगा उसको हम पाक रुपीस में इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी इसको हम लीड करेंगे या मैनेज करेंगे। कम बैक डिफाइंड सेगमेंट। सेगमेंट्स ये है कि जैसे कि ऊपर हमने डिफाइन किया बिजनेस एरिया, वो कौन सा था, मैन्युफैक्चरिंग। सेगमेंट में आप ये बताएंगे विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी हैव टू परफॉर्म, या जो आपका क्लाइंट है वो किस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ओके, SESCSGCB। अब ये SGCB के एच फॉर SC सेगमेंट का मैंने इसको वो अल्फाबेट से ले लिए। CB01 आपकी कंपनी कोड का CB01 और ये आपका आ जाएगा बेवरेजेस। बेवरेजेस इसको हम कहते हैं वाटर।
अच्छा, देखिए एक काम करते हैं, C1 करते हैं, हम दो सेगमेंट बना लेते हैं, इसमें एक ही बनाते हैं, वो डिवीजन में उसका हम बना देंगे, वाटर एंड जूसेस, ओके, एंट्रेंस से डेटा बस से। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप क्लोज कर दें। अब आप आ जाए उसमें लॉजिस्टिक्स जनरल में, इसमें आप डिफाइंड प्लांट, डिफाइन प्लांट, अगेन इसको हमने सेशन में आके ऐसे, अच्छा तो सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट और डिलीट, इसके अलावा आपसे ये और भी आगे, इसको भी आप डिलीट कर दो, लोक आई डी से। Remove your user ID, click on search, select and control all. डिफाइन प्लान, अब जैसे कि हमने डिफाइन किया कि भाई हमने ये डिसाइड किया कि जो कंपनी है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, और मैन्युफैक्चरिंग में कौन से जूसेस और वाटर, तो हमें उन्हीं के मुताबिक प्लांट्स को डिफाइन करना होगा, ओके। अब ऐसे तो नहीं भाई आपकी जो कंपनी है वो जूसेस या वाटर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हम माशा से वहाँ पे जो केरोसिन ऑयल है या पेट्रोल है या डीजल है इसके प्लांट्स वहाँ पे हम लगाते हैं, ओके। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पेट्रोल पंप के ऊपर जो फिलिंग स्टेशन है, वो भी आम तौर पे जो बेवरेजेस के दोनों आपस में काफ़ी इनकी सिमिलरिटी होती है, तो इसी तरीके से मतलब कि जो कंपनी की जो नेचर है उसके मुताबिक हमें प्लान को डिफाइन करना है। PLCB, अच्छा, SS वाटर टैंक, अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और आपका मटेरियल मैनेजमेंट, आपका प्लांट मेंटेनेंस, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए प्लांट को डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। एक होता है प्लांट, एक होती है मशीनरी, तो आपने ये बताया कि व्हाट इज प्लांट, ये आपने प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कर लें। नेम क्या था, CB01 स्पेसिफिक बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग, लाइक आप सिंपल ये करें कि यहाँ पे अपना टाइटल और कंपनी को नेम दें, यहाँ पे जस्ट वो कंट्री पुट कर दें और एंटर सेव कर दें। तो हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं, अगर तो आपने ट्रेनिंग को इजी बनाना है तो मैं यहाँ पे एक प्लांट को डिफाइन करूँगा, अगर आपने इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा कम्प्लीकेटेड करना है तो मैं यहाँ पे 2-3 प्लांट्स बना दूँगा। तो ये देखिए कि जब मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उसकी वाटर के जूसेस की, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका बॉइलिंग प्लांट होता है, बॉइलिंग प्लांट के बाद आपका आ जाता है मिक्सिंग प्लांट, मिक्सिंग प्लांट के बाद आपका आ जाता है फिल्ट्रेशन प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट के बाद फिलिंग प्लांट, फिलिंग प्लांट के बाद आपका पैकिंग प्लांट आते हैं, ओके। तो ये डिफरेंट प्लांट जो है वो हम इसको मेंटेन करते हैं, राइट। कम बैक दिस वन, लोकेशन, डिफाइन लोकेशन, यहाँ पे हम प्लांट की लोकेशन को डिफाइन करते हैं। PLCB लोकेशन आपके रहती है I93, सॉरी ये I93 सांप, एंटर, और यहाँ पे कंपनी,
लेकिन बात करते आपका जो प्लांट वो किसी और जगह पे होते हैं, आपका हेड ऑफिस किसी और जगह पे होते हैं, तो एड्रेस प्रॉपर मेंशन करना लाजमी होता है, ताकि हमारा जो डेटा बेस है वहाँ पे हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकें। कम बैक। नेक्स्ट है डिफाइन डिवीजन। व्हाट इज डिवीजन? देखिए, आपने जूसेस की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो जूसेस की मैन्युफैक्चरिंग में आप एक जूस तो नहीं बनाएंगे ना, आप एप्पल बनाएंगे, मैंगो बनाएंगे, पोमेग्रेनेट बनाएंगे, ग्रेप्स बनाएंगे, गावा बनाएंगे, आप ऑरेंज बनाएंगे, पीच बनाएंगे, तो वाटरमेलन का भी बनाएंगे, तो चेरी का बनाएंगे, और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी का बनाएंगे। तो डिफरेंट फ्लेवर्स के आपने जो प्रोडक्ट्स को डिफाइन करना होता है उसको हम आमतौर पर डिवीजन कहते हैं। कंपनी की पॉलिसी ये भी आ सकती है कि जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स है उसको भी हम डिवीजन कहते हैं। तो ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं कि वो डिवीजन को किस वो टेंस वो उसमें क्या से कहते हैं सेंस में कंसिडर करती है। ओके, यहाँ पे डिवीजन से मुराद हम अपनी प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन लेंगे। इसको हम लेते हैं WD, ऑलरेडी है D1, ये भी है CW, ये आपका जगह डिवीजन, CB01 वाटर, और CB01 जूसेस। ओके, हमने अपनी प्रोडक्ट की नेचर के मुताबिक दो जो डिवीजन है उसको हमने डिफाइन कर दिया मीटावर्स से। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन स्टोर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को ज़रा लॉजिकली देखें कि एक सीक्वेंस से हम लोग SAP जो है वो प्रॉपर चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोडक्शन को अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो कहाँ से रिसीव करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट से। तो स्टोर डिपार्टमेंट जो है पहले आपने प्लांट डिपार्टमेंट बना लिया, प्लांट डिपार्टमेंट के बाद स्टोर डिपार्टमेंट बनेगा। ओके, ये देखिए ज़रा, आपने स्टोर डिपार्टमेंट को डिफाइन करने उसके लिए प्लांट जो है कंपल्सरी है, PLCB। अब देखें, वी हैव टू प्रोडक्ट्स, वन इज वाटर एंड वन इज जूसेस। तो उस हिसाब से हमें दो जो है प्लांट्स को डिफाइन करना चाहिए, फिर दो प्लांट्स के लिए हमें डिफरेंट स्टोर्स को मेंटेन करना चाहिए। ओके, अब लेट्स से कि ये वाटर का है, तो हम यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। अब वाटर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें डिफरेंट वो स्टोर्स डिफाइन करने होंगे, एक एम्प्टी बॉटल के लिए, एक वाटर के लिए, एक इंग्रेडिएंट्स के लिए। SL01 ये आपका जगह एम्प्टी बॉटल, SL02 ये आपका जगह वाटर, SL03 ये आपका जगह इंग्रेडिएंट्स। वी हैव डिफाइंड 3 स्टोर्स। एंटर एंड सेव। अच्छा, अब क्या करना है, आपने वन बाय वन सबको सेलेक्ट किया और डबल क्लिक ऑन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशंस, न्यू एंट्री, और इसका जो एड्रेस है वो हम देते हैं 1, और एड्रेस जहाँ पे प्लांट होगा वहीं पे आपका स्टोर होगा। ओके, ऐसा ना हो कि भाई आपका प्लांट तो मार्शल से I10 में है और स्टोर आपने जो है वो G15 या G17 में बना दिया। सेव, कम बैक, come back again, select water, double click on addresses for storage location, new entry, store number 2, इसको हमने लोकेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, कंपनी क्रिस्टल बेवरेजेस, और कंपनी आपकी आ जाएगी PK। सेव,
Now come back again, select this, double click on this and 03, यहाँ पे कंपनी और यहाँ पे किस्ट दे दे, किस्ट बेनिफिट्स, okay, and save. So we have defined three our straws for water, for manufacturing of water. अगर आपने जूसेस की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जूसेस के लिए डिफरेंट स्टोर्स को मेंटेन करेंगे। मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, आप देखें जब आपने स्टोर को डिफाइन किया, स्टोर के बाद आपका क्या आता है, परचेज डिपार्टमेंट आता है, POCP CB01, उसको आप सेव कर दें, परचेज डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे आप देख लें कि हमने जो है डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स, जो नेसेसरी डिपार्टमेंट्स, उनको हमने डिफाइन कर दिया। ओके, कम बैक। अच्छा, उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस आता है, और प्लांट मेंटेनेंस के बाद आपका HCM, और HCM में ये मैं आपको इंशाल्लाह अलग से डिफाइन कर दूँगा। ओके, तो MM के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए और प्लांट मेंटेनेंस के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लांट मेंटेनेंस में हम आ जाते हैं डिफाइन प्लांट मेंटेनेंस। इसमें आपका थे ये जरा हेडिंग देखिए प्लीज, मेंटेनिंग प्लानिंग प्लान। आपने किस प्लान की मेंटेनेंस करनी है। देखिए अभी तक हमने जस्ट एक प्लान को डिफाइन किया हुआ है, और कंपनी के अंदर डिफरेंट प्लांट्स आते हैं, मशीनरीज को भी प्लांट ही कंसिडर आमतौर पर हम करते हैं। ओके, तो जो आपने प्लांट को डिफाइन किए है ऊपर, उसके बाद आपने इसको डिफाइन कर लें। तो PP प्लानिंग प्लांट CP MPPC, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा क्या था, PLCP। ओके, क्योंकि अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई जो प्लांट आपने ऊपर डिफाइन किया एज इट इज उसको आपने यहाँ पे डिफाइन कर लें। अगर आपके डिफरेंट प्लांट्स हैं, वाटर का अलग है और जूसेस का अलग है, तो वो आपको डिफरेंट उसको क्रिएट करना होगा, राइट। अच्छा, डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिफाइन कर दी। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असाइनमेंट, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। तो आज की जो लेक्चर की जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हैं, काइंडली आप उसको डिफाइन करें, और उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारा जो टास्क होगा वो होगा असाइनमेंट। Part 2 of infrastructure, fiscal year, then posting period variant, then document number ranges, then field status variant, और यस कल इंशाल्लाह हम इसको बल्कि यहाँ तक हम कोशिश करके 12 years तक हम इसको जो है कंप्लीट कर दें। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी इसमें आपको ट्रबल या इश्यूज हो आप उसको नोट करें और मुझसे आप डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।